नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे एशियन पेंट्स के नतीजों पर। कंपनी के अधिकारी अमित सिंघल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि नतीजे क्यों थोड़ा सा कमज़ोर रहे और वॉल्यूम में भी, वैल्यू में भी, और आगे का आउटलुक क्या दिख रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जिसको इस तरीके से समझना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं हेडलाइंस क्या है। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बैंकिंग शेयर्स में बहार। बैंक निफ्टी 300 अंक से ज्यादा उछला, लेकिन निफ्टी 18,100 के नीचे फिसला। मिड कैप में भी दबाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आ जाएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे। 9.7% बढ़कर 17,000 के पार रह सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर पर एक और ताज। दुनिया के टॉप सीईओ की लिस्ट में दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को पछाड़ा। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स ने जारी की टॉप 10 की लिस्ट। तो हम लोग बातचीत शुरू करें एशियन पेंट्स में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसमें बाजार की तस्वीर क्या है। और तस्वीर इस वक्त ये है कि एक बहुत ही छोटी रेंज में बाजार थका रहा है एक्चुअली। ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे है, बहुत छोटा सा रेंज है जिसके बीच में ये मार्केट घूम फिरा। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी 300 पॉइंट की एक रैली बना ली है जो ऊपरी स्तर पे बनी हुई है। और वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वो भी न बहुत नीचे जा रहा न ऊपर जा रहा, वो भी आपको थका रहा है। चलिए एक नज़र डालते हैं यूनियन बैंक के नतीजों पे। मुनाफा 1085 करोड़ से बढ़कर 2245 करोड़ आया साल दर साल। प्रॉफिट का नंबर तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए 8.45 से घटकर 7.93 है। ये भी अच्छा है क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि ग्रॉस एनपीए घटना ज़्यादा अच्छा होता है रादर की नेट एनपीए के। नेट एनपीए में भी हालांकि 2.6 से घटकर 2.14 की कमी आई है क्वार्टर क्वार्टर। तो ये तीन नंबर्स जो अब तक के दिख रहे हैं काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस एनपीए कम किया है, नेट एनपीए अपने आप कम हो जाएगा उसके बाद, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है यहाँ पे। तो ये सिग्निफिकेंट है। हम लोग देखते हैं अभी इसमें क्रेडिट ग्रोथ क्या रही है इनकी और किस तरीके का डिपॉजिट ग्रोथ है, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि आगे इनके निम पे क्या असर पड़ सकता है और इस वक्त का निम क्या है। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा 1-2% का मूव दे रहा है। 83.20 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गावा जी, यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है क्या? एक शार्प प्राइस है इसमें। हाँ बिल्कुल, शार्प प्राइस लगता है मुझे कि आया है यूनियन बैंक में। मैं चार्ट निकाल लेता हूँ यूनियन बैंक का और देखें क्या लगता है। यूनियन बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 83 के आसपास, 81 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट कहाँ होना चाहिए? थोड़ा वक्त देंगे, शायद 90 देखेंगे, क्योंकि आज पीएसयू बैंक्स में थोड़ी हरकत नजर आती है। यूनियन बैंक अभी शुरू हुआ है, तो जितना कंसोलिडेशन है उसके हिसाब से 90 लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। वहां तक जाना चाहिए, लेकिन वक्त लगेगा। ओके, प्रोविजन में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। 150-200 करोड़ की बढ़ोतरी है प्रोविजन में, हालांकि एलिवेटेड लेवल पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुनाफा तो दिखाया हमने। एक एनआईए का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर एनआईए का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए उस पर नज़र रखेंगे। वापस गावा जी के पास चलते हैं। गावा जी, लेकिन ये जो थकाऊ बाजार है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही गजब थका हुआ है। बैंक निफ्टी भी वहीं खड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत तूफानी रफ्तार हो या नीचे आ गया, वो लगभग वही उसी रेंज में प्ले कर रहा है। तो कैसे आज क्या कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप सर? देखिए, निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 18,250 और 300 के आसपास है, वहां नहीं गया। बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस था आज 42,700 और 800 के बीच में, तो वहीं पर चला गया 700 के आसपास। देखा जाए, जब पूरा स्ट्रक्चर देखता हूं तो लगता है 17,800 18,000 में निफ्टी में सपोर्ट है, वो नहीं तोड़ेगा बजट तक। तो अगर डिप मिलेंगी तो बाइंग करेगी। यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है ऐसे, तो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। रेसिस्टेंस वो जा नहीं रहा है, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। वहां पर रेसिस्टेंस फिलहाल नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पर सपोर्ट है, नीचे आता तो फिर बाउंस मिल जाता है। तो लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, बेचने को तैयार नहीं है, वो ऊपर लेके भी नहीं जा रहे। बजट तक ये ऐसा चलेगा मुझे लगता है। अब ये रेंज बहुत क्लियर कट बन चुका है, और रेंज बना है 17,800 में और 18,300 में। इससे बाहर निकलना जरूरी है, और बैंक निफ्टी को मेरे ख्याल से 44,200 पार करना पड़ेगा। वो तो थोड़ा दूर है, लेकिन बायस अपसाइड है साइडवेज मूव में। इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी डिप मिले तो खरीदिए, ऊपर जाएगा, लेकिन साइडवेज मूव, चॉपी। हाँ, ये बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन का भी नंबर दिखाइए डॉक्टर साहब। 1348 बढ़ने वाले, 1472 घटने वाले। ये बिल्कुल
टिपिकल थकाऊ मार्केट इसको कहते हैं। एक कल किसी ने ट्विटर पे एक डाला था कि दो लोग हैं जो फुटबॉल को इधर से उधर मार रहे हैं, एक बॉल है एक बियर है, वो कहीं जा ही नहीं रहे। बिल्कुल वैसे ही मार्केट है कि ना ऊपर ना नीचे, एक रेंज के अंदर है और उसी में प्ले हो रहा है। गाबा जी, कोई आइडिया आपने ढूंढा क्या इस वक्त ट्रेड के लिए? हाँ, मुझे डाबर अच्छा लगता था, उसके बाद अभी डेल्टा कप अच्छा लगता है। मैं डेल्टा कप पर ध्यान देना चाहिए जरूर। ट्रेड करें 203 के आसपास, 200 रुपए का स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है आते दिनों में डेल्टा कप में कप्पू मिल सकता है। वो करीब 208 से 210 तक ले जा सकता है डेल्टा कप। ध्यान देना चाहिए डेल्टा कप में, जो गैप है वो गैप फिल करेगा लगता है, क्योंकि तेजी तो नजर आती है डेल्टा कप में। तो डेल्टा कॉप में इस वक्त आप ध्यान दे सकते हैं, 203 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करते हैं एशियन पेंट्स के बारे में, जिसके नतीजे यार कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत ही रोबस्ट कंपनी है, लेकिन नंबर्स थोड़े अभी आज क्या चिंता माननी चाहिए इसको या नहीं, ये सिंघल जी से डिस्कस करेंगे। सिंघल सर, नंबर तो प्राइम फेसाई देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोगों ने देखा भी है कि हाल फिलहाल में छोटे शहरों में, रूरल इलाकों में दिक्कत है, और ये आपके नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या कारण क्या है इसमें? कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है क्या? सो ओवरऑल अगर हम क्वार्टर को देखें, डेफिनेटली जो लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी हाई था, क्योंकि हमने 2 इंक्रीजेस लास्ट ईयर लिए थे। एक 10 नवंबर को विच वाज जो कि लगभग 10% का इंक्रीज था, और दूसरा इंक्रीज हमने 1 दिसंबर को लिया था जो कि 5% का इंक्रीज था। तो अगर आप देखें पेंट इंडस्ट्री में ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज था, जो कि हमने पिछले 40 साल में कभी इतना इंक्रीज एक महीने में नहीं लिया, जिसके कारण जो हमारी ओवरऑल जो बेस था, क्योंकि इन्वेंट्रीज स्टॉक में मार्केट में काफी ज्यादा थी, उसकी वजह से जो बेस था थोड़ा आर्टिफिशियल बेस था और काफी हाई बेस था। और दूसरा कारण थोड़ा मानसून्स एक्सटेंड हुए। अक्टूबर में शॉर्ट दिवाली थी, उसकी वजह से अक्टूबर के जो सेल्स के ऊपर थोड़ा सा असर देखने को मिला। तो ओवरऑल इन रीजंस के चलते हुए थोड़ा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फ्लैट रहा इस क्वार्टर में। किंतु अगर हम ओवरऑल 9 मंथ का हम अपना ग्रोथ देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग अबाउट 13% के करीब है, जो वैल्यू ग्रोथ है वो लगभग 23% के करीब है टू दैट एक्सटेंट। सो वी थिंक कि ये जो एक इस क्वार्टर का जो ओवरऑल टॉप लाइन आया है वो एक अनोमली है एक तरह से, क्योंकि बेस एक अलग तरह का था, और ओवरऑल जो जिस तरह का ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है उसमें हमें लगता नहीं कि भी कोई भी ऐसा हिच है आगे टाइम में आने में के लिए, क्योंकि जो डिमांड कंडीशंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। दिसंबर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रहा ओवरऑल वॉल्यूम की तरफ से, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा ओवरऑल डिमांड कंडीशंस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। डिमांड पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं और उसका भी असर है, और थोड़ा सा इलाकों में डिमांड का इशू तो है। लेकिन साहब, आपका एक जो बड़ा नया सा बिजनेस है किचन और वो वाला बाथरूम सेगमेंट वाला, उसमें भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या रीजंस है? मकान तो बहुत बिक रहे हैं सर आजकल। तो सब जगह अगर आप देखें अक्रॉस बिजनेसेस एक प्राइस इंक्रीज का बेस डेफिनेटली इज एक एरिया रहा, जिसकी वजह से थोड़े से बेसिस इन्फ्लेटेड थे। किंतु मैं ये कहूंगा कि किचन एंड बाथ बिजनेस में ओवरऑल अगर हम देखें तो डिमांड कंडीशंस थोड़े पेंट के कंपैरिजन में भी थोड़े स्लो रहे ओवरऑल हम देखें। और हमने देखा है कि ओवरऑल जो हमारा बिजनेस है उसमें किचन का बिजनेस काफी अच्छा रहा, जो कंपोनेंट्स और जो हार्डवेयर का बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लो रहा हमारी तरफ से। तो मैं कहूंगा कि जो बाथ एंड किचन का बिजनेस है ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लो रहा, और उसमें थोड़ी सी हमें गति स्लोअर होते हुए दिखी इन दिस क्वार्टर। अमित सिंघल, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आपने प्राइस हाइक लिया था, इनपुट कॉस्ट भी रैशनलाइज हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर इन दोनों को हम कंसीडर करें तो आपका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। क्या ये एक स्पेशल सिचुएशन केस है, या ये इसको नॉर्मल मान लिया जाए क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी गिरी है?
तो ओवरऑल अगर हम देखें इस क्वार्टर में जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो काफी बेहतर इंप्रूव हुए हैं। लगभग सीक्वेंशियली अगर आप देखें लगभग 3.1% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 1.8% का ग्रॉस मार्जिन्स में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पीबीटीआई मार्जिन्स में भी काफी अच्छी पोजीशन रही है। 4.8% का सीक्वेंशियल इंक्रीज है अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस को देखें, और ईयर ऑन में भी 0.2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो हमें इस क्वार्टर में डिफ्लेशन मिला लगभग 7% का था, जिसकी हमने पूरी जो लागत है इस क्वार्टर में नहीं पूरी रियलाइज करी होगी क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी। आने वाले क्वार्टर में हम ये पूरा जो डिफ्लेशन हुआ है वो रियलाइज करेंगे, और इसलिए मेरे को लगता है कि गिवन द प्रोजेक्शन की कुछ और सॉफ्टनिंग भी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक जो मार्जिन्स की कंडीशंस है वो डेफिनेटली और बेहतर होने वाली है एज वी लुक एट द क्वार्टर 4। अमित सिंघल जी, ये बताइए कि जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट वाला सेगमेंट है उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जबकि पिछली क्वार्टर में बड़े फेस्टिवल थे और ये एक ऐसा मौसम होता है कि बारिश से निकलने के बाद लोग इस तरफ देखते हैं, और अब यहाँ से जो अगला क्वार्टर आएगा वो बड़ा ड्राई सा रहता है। तो ये एक वन ऑफ सिचुएशन थी, उसको मान लेना चाहिए या फिर आगे चिंता का सबब है? जैसे मैंने कहा कि आई थिंक अभी स्ट्रीट इज आल्सो मैच्योर टू काइंड ऑफ सी कि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े वेरिएशंस रहेंगे डिपेंडिंग ऑन पिछले साल क्या हुआ, कैसे स्थिति बनी। पर आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि अगर हम पूरा 9 मंथ सिनेरियो देखें उस हिसाब से किस तरह की काइंड ऑफ सेल निकल के आ रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर हम पूरा पर्सपेक्टिव क्वार्टर 4 में भी देखें और पूरे साल का देखें, आई थिंक ओवरऑल जो डबल डिजिट का ग्रोथ है वो आई थिंक सिलसिला चालू रहेगा हमारा। हम समझते हैं कि डिमांड कंडीशंस अच्छी रहेंगी और ओवरऑल साल में डेफिनेटली हमें लगता है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है और वैल्यू है वो टोटल डबल डिजिट्स में डेफिनेटली रहेगा आने वाले टाइम में। ओके, अमित सिंघल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है कि जिसको हम लोग के शेप भी कहते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में बड़े शहरों में अच्छी डिमांड है, छोटे शहरों में नहीं है। अब मैं इस सवाल को उलट देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रूरल में आप थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद डिमांड आती हुई दिख रही, तो क्या रूरल या टियर 3-4 वाले शहरों में डिमांड आनी शुरू हुई है और बड़े शहरों की डिमांड कम हो रही, यानी इक्वलाइज हो रहा है? जो पहले सिचुएशन थी वन ऑफ, अब वो नॉर्मल हो रही, ऐसा आप ट्रेंड देख रहे हैं क्या? सो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर से अगर हम कंपेयर करें, रिलेटिवली देखें तो थोड़ा डेफिनेटली जो मार्केट है रिलेटिवली स्लो है। वो एक चीज बिल्कुल निकलने में आ रही है। किंतु अगर हम देखें जो मेट्रो T1 T2 श्रेणी के सिटीज हैं और अगर हम T3 T4 श्रेणी के सिटीज के साथ कंपेयर करें तो जो बड़े सिटीज हैं, T1 T2 सिटीज हैं, उनकी ग्रोथ डेफिनेटली ज्यादा है, और जितने भी प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी जो उनका शेयर है ग्रोथ का वो डेफिनेटली अच्छा निकल के आ रहा है। और हमने देखा है कि जो रूरल टाउन्स हैं, T3 T4 की सिटीज हैं, उनका भी जो डिमांड है वो इतना वेरिएशन पे नहीं है। 1-2% एज कंपेयर टू T1 T2 सिटीज के लिए माध्यम से थोड़ा सा कम होगा, बट इतना भी ज्यादा डिफरेंस हमारे देखने को नहीं मिला है, एटलीस्ट पेंट ट्रेड में हमें। और हमने एक चीज और देखी है कि थोड़ा T3 T4 सिटीज में जो है लोग थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं थोड़ा इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ, टू दैट एक्सटेंट। सो देयरफॉर जितने भी इकोनॉमी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल और ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिखने में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रूरल सिटीज टू दैट एक्सटेंट। बट आई थिंक ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस हैं हमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा बड़ी सिटीज में और रूरल टाउन्स में टू दैट एक्सटेंट, जो कि अदर काइंड ऑफ ट्रेड्स में देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। अमित सर, एक लास्ट क्वेश्चन, चूँकि बजट एकदम मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके, और हर सेक्टर की और इंडस्ट्री की उम्मीदें ज़रूर रहती हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि बजट में क्या होना चाहिए? So overall, हम समझते हैं गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जो वो काम कर रहे हैं। हम
सिर्फ ये चाहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, चाहे वो PLI स्कीम्स हैं, चाहे इनकम टैक्स बेनिफिट्स जो एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स उसके साथ, वो एक माध्यम चलता रहना चाहिए। जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, उसको बूस्ट करना बहुत एसेंशियल है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टोरी है और जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली जारी रखना चाहिए और मेरे हिसाब से उसमें और तेजी लेके आनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमी को हमारी बूस्ट करते रहे। और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट और जो हाउसिंग सेक्टर है उसके ऊपर हमारी काफी आशाएं हैं, और अगर डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें उसको बूस्ट करेगी आगे, तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को मदद करेगा। तो ये उम्मीद है बजट से एशियन पेंट और पेंट सेक्टर की, जो अमित जी हमें बता रहे थे कि ये हो सकता है। कंपनी का स्टॉक एक बार दिखाइए, क्या प्राइस इस वक्त ट्रेड कर रहा है? 2801, थोड़ा सा कमजोरी के साथ इस वक्त कामकाज कर रहा है। नतीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है, 2.2% नीचे है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे बाजार पे थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और रडार पता चलिए अब थोड़ी सी नरमी मिड कैप में बढ़ी है। 120 पॉइंट करीब मिड कैप गया और निफ्टी भी 30 पॉइंट के आसपास आया। हालांकि अभी भी उसी रेंज के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान बढ़ा है। बैंक निफ्टी लेकिन वही 350 पॉइंट पे आराम से खड़ा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन दिख रहा है, और जो तस्वीर सुबह दिख रही थी मार्केट के लूज़र और गेनर्स की, वो ऑलमोस्ट वो सिचुएशन वैसी बनी हुई है। कोफोर्ज टॉप गेनर है 5.5% के साथ। HCL में आज अच्छी तेज़ी 2-3% दिख रही है। BHEL, इंडिया मार्ट में नतीजों के बाद से मजबूती का रुझान इसमें बना हुआ है। और अगर आप टॉप गिरने वाले में नज़र डालें, जहाँ सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है वो हेवेल्स, रिजल्ट के बाद स्टॉक में गिरावट। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, PVR, HUL, ये सारे वो टॉप 4 हैं जिनके नतीजे आए और बाज़ार को पसंद नहीं है, इसलिए उनमें 3 से 4.5-5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस बहुत ही छोटी सी रेंज के बीच में आप कैसे ट्रेड करें, इसके लिए वीरेंद्र हर्षदा आपके साथ जुड़ेंगे।